प्यारे बच्चों, अपने साथ में कॉपी और पेन उठा लो, क्योंकि आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक सिखाने वाला हूं। नाम है उसका ओम्स लॉ। देखो बच्चों, ओम्स लॉ एग्जैक्टली क्या है? अगर मैं बोलता हूं ओम्स लॉ, तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो ये बहुत बेसिक लॉ है, बहुत बेसिक लॉ, ओम्स लॉ। एक साइंटिस्ट थे, नाम था उसका जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, इन्होंने एक लॉ निकाला, उसको बोलते हैं ओम्स लॉ कहते हैं। पर इनका कहना था, ये बहुत प्यारी प्यारी बात कहते थे। जब तो उन्होंने ओम्स लॉ निकाला तो उसे कहते कि उन्होंने कहा कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको छोड़ देते थोड़ा। मान लो कि आपके सर्किट है, मान लीजिए सर्किट है, सर्किट के बीच में कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, कोई भी 2 पॉइंट हम ले लेते हैं। मैंने बोला है पॉइंट ए है और मैंने बोल दिया ये पॉइंट बी है। इन ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, मान लीजिए वी है। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए बच्चों वी है, और इनके अंदर से निकलने वाला जो करंट है वो करंट क्या है बच्चों? आई है। ठीक, दोबारा समझिए कि मैंने सर्किट में कोई भी 2 पॉइंट ले लिया, इन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है और इसके अंदर से पास होने वाले करंट जो है बच्चों वो I है। तो उनका कहना था कि भाई एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या बोला? किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है बच्चों? द करंट passing through the circuit, या करंट पासिंग थ्रू दी सर्किट बोल दो या पॉइंट बोल दो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस across the point, potential difference across the points। मतलब अपने मन से कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, उन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V है और उन 2 पॉइंट के बीच से I करंट पास हो रहा है। तो कहना क्या था कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है कि V और I आपस में क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं V बढ़ाऊंगा तो मेरा I अपना बढ़ जाएगा, और V कम करूंगा तो I अपने आप कम हो जाएगा। यही था ओम्स लॉ बच्चों। ठीक, अब बोलते हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन, बोलते हैं इसको, बोलते हैं मैथमेटिकल डेरिवेशंस ऑफ ओम्स लॉ। मैं बोलता हूं मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। वो कहता है कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है? करंट पासिंग थ्रू दी पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी पॉइंट्स। मतलब कहना, मान लो कि आपका V जो होगा वो I के प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। अगर V I के प्रोपोर्शनल होता है, पहले तो वैसे कुछ इस तरह लिखते हैं कि I प्रोपोर्शनल V एंड V प्रोपोर्शनल क्या होगा बच्चों? I। तो इवेंचुअली इसको मानते हैं कि V जो हो I के प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। तो यहां पर गेम बड़ा सिंपल सा होता है कि इस साइन को हटाने के लिए, क्योंकि ये बस एक कंपैरिजन है, दिस इज ओनली कंपैरिजन कि V प्रोपोर्शनल I है, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? एक कांस्टेंट ऐड करते हैं R। तो V इज इक्वल टू, मैं बोलता हूं I इंटू में R बोल दिया मैंने। लिखते यहां पे लिखेंगे वेयर R इज अ कांस्टेंट, लिखेंगे वेयर R इज अ कांस्टेंट। ठीक है, वेयर R इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड R इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, ये होता है। R क्या होगा? रेजिस्टेंस।
ये फटाफट नोट करें क्लास, यही एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बस। दो क्लास अगर बात कर रहा हूं मैं इसमें, नोट कर लोगे आप लोगों ने। देखो भाई, यहां बात करते हैं हम लोग क्या, ओम्स लॉ की बात करिए अपन लोगों ने। तो ओम्स लॉ से हमने समझा कि V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। ये एक होता है वीर, एक फॉर्मूले का नाम है। वेयर V का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, पोटेंशियल डिफरेंस बोल दीजिए, या बहुत बार इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे अज्यूम किया जाता है बच्चों। I मतलब क्या होता है, करंट होता है बच्चों, और R फॉर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, फॉर्मूले का नाम था वीर फॉर्मूला होता है बच्चों, V इक्वल टू आई आर। ये बहुत चीज में काम आएगा बच्चों। सेकेंड चीज बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। अब बात करता हूं कि R, तो R इज इक्वल V इक्वल टू आई आर है, तो उसका मतलब क्या है, R क्या है, R इज अ V अपॉन में I। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो बताना रेजिस्टेंस इज द कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट होता है, या बोल सकते हो रेशियो ऑफ, एक कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट वैल्यू बोल सकते हो रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग ठीक है अक्रॉस दी 2 पॉइंट्स। ठीक है, अक्रॉस 2 पॉइंट्स। मान के चलिए कि आपके पास 2 पॉइंट्स हैं सर्किट के अंदर, आप 2 पॉइंट्स ले लिए, इन 2 पॉइंट्स में V हो गया, इन 2 पॉइंट्स से I पास होकर निकल रहा है। इस V और I का जो रेशियो होगा ना बेटे, इसको बोलेंगे क्या, R बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक, रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक, अब मान लो ये 2 पॉइंट के बीच में मैं चाहे पॉइंट ये लूं, चाहे यहां ले लूं, चाहे यहां ले लूं, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, इन सारे पॉइंट पे अगर मैं V और I का रेशियो निकालूंगा ना, इट वुड बी कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट वैल्यू क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस होता है। तो कभी भी इस तरह की बात नहीं बोलना कि I जो है वो V के प्रोपोर्शनल, R के प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स रिलेशन में आता है कि I कम कर दूंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। उसका एक तरीका होता है बच्चों। अगर ये ओवरऑल देखा जाए तो हमेशा V और I का जो रेशियो होता है ना, वो कांस्टेंट रेशियो होता है, और इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। आपसे कोई पूछता रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस क्या बताओगे, इट्स अ रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द पॉइंट्स। कि सर्किट में कोई भी 2 पॉइंट है, उन 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और करंट होता है, उनके रेशियो को बोलते हैं हम लोग क्या, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक, याद रहेगी बात। तो यहां पर इस बात को समझ लेना। देखो बच्चों, अगर बात करते हैं ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ तो अपना कवर कर लिया अपन लोगों ने। यहां तक कॉन्सेप्ट समझना। अगर मैंने बोला V इज इक्वल टू, मैंने बोला आई आर बोल दिया मैंने, V इक्वल टू आई आर बोल दिया मैंने, तो R की वैल्यू क्या बनेगी, इट्स V अपॉन में I। ओके बात है। तो बोलेंगे कि इफ V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर यहां पे V अगर कॉन्स्टेंट है, यानी कि ये वाला पोर्शन कॉन्स्टेंट है ना, देन R प्रोपोर्शनल किसके होगा बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा I के। मींस अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो करंट कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम कर दूंगा तो करंट मेरा बढ़ जाएगा, इनवर्स रिलेशन में। ये कम आता है, ये केस है बच्चों, स्पेशल केस है बच्चों, स्पेशल केस है बच्चों। ये कब बनता है बच्चों, जब आपका V कांस्टेंट होता है, ये फिक्स कर देते हैं हम लोग उसको। तो उस कंडीशन में अगर ये वाला पोर्शन फिक्स है, तो ये वाला पोर्शन क्या है, आपस में इनवर्स रिलेशन में आ जाएगा। ठीक, कि अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम कर दूंगा तो मेरा करंट बढ़ जाता है। कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल
टू द करंट I, रेजिस्टेंस R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट I। मैं बोल दूंगा R जो है वो I के इनवर्स रिलेशन में आ जाएगा बच्चों। इसका मतलब यहां से हमने क्या कंक्लूड किया यहां से कि इफ रेजिस्टेंस इज हाफ्ड, इधर कहना है कि इफ रेजिस्टेंस इज डबल्ड देन करंट गेट हाफ्ड, कि अगर आपका रेजिस्टेंस अगर डबल हो गया तो करंट आधा हो जाएगा। और सेकंड क्या होता है बच्चों, इफ रेजिस्टेंस इज हाफ्ड देन करंट विल बी डबल्ड, ऐसा बोल। अब मेरा कंसेप्ट यहां पर रेजिस्टेंस एग्जैक्टली है क्या चीज, रेजिस्टेंस को फील करना बच्चों, सब लोग समझना रेजिस्टेंस एग्जैक्टली होता क्या चीज है। मान लो करंट के डायरेक्शन की बात करते हैं, तो करंट के अंदर क्या होता है बच्चों कि जब एक सर्किट की बात कर रहे हो, फटाफट नोट करो पहले इसको। अब बता देता हूं रेजिस्टेंस एग्जैक्टली होता क्या है। देखो दिमाग लगाना, अगर मेरे पास ये सर्किट है, सर्किट की बात कर रहा हूं, तो मैं सर्किट में नॉर्मल सी बात है, यहां ब्लड है या क्या कर रहा हूं, बल्ब है यहां पर, तो यहां से क्या होगा, करंट फ्लो हुआ, यहां से करंट फ्लो, यहां से करंट फ्लो हुआ, करंट यूं जाएगा। तो क्या आपको पता है करंट क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ फ्लो होता है। इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट कहते हैं बच्चों, ठीक है। आपको पता है कि और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो सोचो अगर करंट अगर यूं निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ ले जाएगा। तो करंट यहां जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यूं जा रहा है, तो क्या होगा कि आपस में इनका रास्ता ब्लॉक होगा। क्या आपस में ये ब्लॉकेज आएगी इनके बीच में? बिल्कुल आएंगी। अगर करंट ऐसे जा रहा है और इलेक्ट्रॉन यूं जाएगा तो गारंटेड बात है क्या होगा कि आपस में इनका रास्ता क्या होता है, ब्लॉक हो रहा होता है। करंट यूं जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यूं जा रहे हैं। जैसे करंट ऐसे गया, इलेक्ट्रॉन यूं गया, इनके रास्ते आपस में क्या होते हैं, ब्लॉक हो रहे होते हैं बच्चों। तो ये जो ब्लॉकेज होती है ना, जो जिसकी वजह से क्या इलेक्ट्रॉन करंट को अपोज कर रहा है, दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस। बात समझ रही है कि अगर करंट यूं चलेगा और इलेक्ट्रॉन यूं जाएगा तो गारंटी बात है करंट जो होता है इलेक्ट्रॉन को आपस में अपोज करेगा, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है और रास्ता सेम है हमारे पास। एक रास्ते पे आपको दो चीज चलानी है, एक को यूं जाना है, दूसरे को यूं आना है, तो आपस में कोलिजन होता है, कोलाइड करेंगे। तो कॉमन सी बात है, निकलना दोनों को है। अब दोनों को निकलना है, इसको इधर निकलना है, इसको उधर निकलना है, तो क्या होगा, ये आपस में टकराएंगे। और टकराने की वजह से क्या है, इनका रास्ता जो करंट का रास्ता क्या होता है, अपोज हो रहा होता है। दिस अपोजिंग प्रॉपर्टी इज नोन एज व्हाट, रेजिस्टेंस। बात सुन में, ये जो अपोज हो रहा होता है इसको रेजिस्टेंस कहते हैं बच्चों। किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि क्वालिटी होती है कि वो उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है। किसी में ज़्यादा होगा तो किसी में कम होगा। जिसमें कम रेजिस्टेंस होता है वहाँ से करंट बड़े आराम से पास हो आती है। जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट को पास होने में थोड़ा टाइम लग जाता है या थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो आप नोटिस करना कि कभी कभी वायर गर्म हो जाती है। जब वायर पतली वायर होती है बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है। देखियो, जो वायर पतली होंगी वायर बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है। क्यों? पतली वायरों में रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। रेजिस्टेंस कम होगा तो उस कंडीशन में बिजली को फ्लो करने में बहुत ही ज़्यादा वो लगता है, टाइम लग रहा होता है, क्योंकि कोलिजन बहुत तगड़ा हो रहा होगा, है ना। कोलिजन बहुत तगड़ा होगा। अब कोलिजन ज़बरदस्त हो रहा होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसकी वजह से क्या तार गर्म हो जाती है बच्चों, तार हीट हो जाती है। देखे हो आप काफ़ी देर तक अगर कहीं से बिजली पास कराओगे तो तार गर्म क्यों जाती है, कारण है बच्चों, जानते हो इस चीज़ को। काफ़ी देर तक अगर आप काफ़ी देर तक अगर आप बिजली का इस्तेमाल करते हो, है ना, तार से बिजली पास होकर निकल रही है तो कुछ तो तार गर्म हो जाती है। कारण क्या है, कारण वही कोलिजन। बिजली यूं जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स यूं जा रहे हैं, ये आपस में क्या होते हैं, कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन हो रहा है। और कोलिजन की वजह से करंट, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो करंट के रास्ता को क्या कर रहे हैं, रोक रहे होते हैं, अपोज कर रहे होते हैं। दिस अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज व्हाट, क्या होता है, रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो ये मैंने बोला
कि अगर रेजिस्टेंस जो होता है करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो करंट कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस कम कर दूंगा तो करंट बढ़ जाएगा। इसलिए बोला रेजिस्टेंस डबल कर दिया तो करंट आधा हो गया, रेजिस्टेंस को आधा कर दो तो करंट डबल हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इनवर्स रिलेशन कहते हैं बच्चों। एक मिनट समझ लो बच्चों, जब इतना कर लिया है थोड़ा सा आगे और कर लेते हैं बच्चों। अब यहां से गेम बनता है कि बताओ ऐसा रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है। तो अगर बात किया R इज इक्वल टू क्या है, V अपॉन में I होता है। तो अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट की बात करता हूं तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी बच्चों, क्या बनेगा, इट्स वोल्ट पर एम्पेयर होता है बच्चों, ठीक है। और इसको बोल देंगे वोल्ट पर एम्पेयर बोल देंगे। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, ओम कहते हैं बच्चों। ओम को दिखाते कैसे, इससे दिखाते यूं, इसे बोलते हैं ओमेगा कहते हैं। क्या बोलेंगे, ओमेगा, इसको ओम बोल देते हैं बच्चों। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिफाइन करो 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होता है। बोल डिफाइन करना होता है 1 ओम रेजिस्टेंस किसे कहते हैं बच्चों। मान लीजिए कि एक सर्किट है, सर्किट में 2 पॉइंट ले लो बच्चों, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इस ए और बी पॉइंट के बीच में बच्चों मान के चलो कि यहां से यहां तक करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पेयर का, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट का, ठीक है। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, 1 एम्पेयर और ये 1 वोल्ट, समझ लो 1 एम्पेयर और ये 1 वोल्ट का पोटेंशियल होता है बच्चों। यहां पर इस बात को समझना कि मेरे पास V कितना है, 1 वोल्ट है, और करंट कितना है 1 एम्पेयर। तो मेरे पास रेजिस्टेंस क्या होगा, इट्स इक्वल टू V अपॉन I, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर, इसी को बोलते हैं 1 वोल्ट पर एम्पेयर, इसी को बोलते हैं 1 ओम कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब होता है कि अगर मान लो आपके पास 2 पॉइंट्स है ए और बी, 2 पॉइंट्स है ए और बी, अगर इन केस 2 पॉइंट्स है ए और बी, इन ए और बी पॉइंट्स के बीच में अगर मान लो कि हमारे पास 1 वोल्ट करंट है और 1 एम्पेयर करंट है, 1 वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 एम्पेयर करंट है, तो वोल्ट अपॉन में V अपॉन I, तो वोल्ट अपॉन एम्पेयर होता है, दैट इज 1 वोल्ट पर एम्पेयर, इसको बोलते हैं 1 ओम कहते हैं, ठीक भाई। कोई भी 2 पॉइंट देख लो, उन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मान लो V है 1 वोल्ट होता है और करंट है 1 एम्पेयर, तो वहां पर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कितना होगा बच्चों, 1 ओम होता है। बस उनमें लिख लेंगे कि 1 ओम इज अ रेजिस्टेंस when 1 volt potential difference across the points while 1 ampere current flows through the point। कि मतलब 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो 1 वोल्ट है और उनके बीच करंट क्या बच्चों 1 एम्पेयर है, उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, ये होता है रेजिस्टेंस कितना होगा 1 वोल्ट होता है, 1 ओम रेजिस्टेंस होता है, ठीक। अब प्यारे बच्चों यहां पर ना एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, फटाफट नोट करो जल्दी से, इसको जल्दी से नोट करो, फिर एक चीज और बताता हूं तुम्हें इसमें, ध्यान दो क्लास। अगर बात करते हैं उसमें, अगर इसको ध्यान दो तो इसमें एक बात और समझो जरा बच्चों। पहली बात क्या है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स, यहां से ऐसे करता हूं, इसको बीच में बनाना बच्चों, बीच में ऐसे बनाओ, पेपर के बीच में बनाओ, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। बोलते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अपोज करता है। लेंगे पहला फैक्टर कौन सा है बच्चों हमारे पास, फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक भाई,
सेकेंड पोर्शन क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ठीक भाई। थर्ड पोर्शन टेम्परेचर। ठीक भाई। एंड फोर्थ पोर्शन क्या है बच्चों? नेचर ऑफ कंडक्टर। बेटा ये 4 पॉइंट समझो जरा बच्चों। सब लोग समझना, मान लीजिए कि कंडक्टर है यहां पर, इसको बोलेंगे लेंथ। ठीक भाई, दिस इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर कहते हैं। ठीक भाई, ऐसे मान लीजिए कि ये कंडक्टर है तो पूरी लंबाई क्या बोलेंगे? इट्स अ लेंथ ऑफ कंडक्टर बोलेंगे। याद रहेगी बात? दिस इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये कहता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या बोलता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ कंडक्टर। मतलब कहता है कि अगर मेरा रेजिस्टेंस जो होगा ना वो कंडक्टर की लेंथ की प्रोपोर्शनल होता है। कहता है कि लेंथ डबल कर दूंगा तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, लेंथ कम कर दूंगा तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो ठीक है, और सही, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब लेंथ डबल करूंगा तो रेजिस्टेंस डबल, लेंथ हाफ तो रेजिस्टेंस हाफ। इसका मतलब क्या है कि इफ लेंथ इज डबल्ड रेजिस्टेंस इज डबल्ड हो जाएगा, और इफ लेंथ इज हाफ्ड देन रेजिस्टेंस इज ऑल्सो हाफ्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये कितनों को समझ में आई बात? अब यहां से एक बात को समझना कि रेजिस्टेंस है और ये लेंथ है बच्चों। मान लीजिए कि आपके 2 कंडक्टर, एक कंडक्टर है ये और एक कंडक्टर ये, दोनों में रेजिस्टेंस किसमें ज्यादा होगी? ऊपर वाले में, नीचे वाले में? नीचे। कॉमन सी बात है। इसकी लंबाई छोटी सी है, इसकी लंबाई बड़ी है। जितना बड़ा कंडक्टर उतना बड़ा रेजिस्टेंस। इसलिए याद रखना क्या कि वायरिंग वगैरह बनाते हो तो बहुत लंबी लंबी वायरिंग मत बनाना। वायर जितना लंबा बनाओगे या वायर जितना लंबा करो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा बच्चों। समझे बात को? अब ऐसा मान के चलो कि, सुन ध्यान दो, अब मैं कुछ भी जुगाड़ करके मान के चलो मैं यहाँ से, मेरे घर में मान लाइट नहीं आ रही तो मैं अपने कोचिंग से क्या करूँगा? अपने कोचिंग से मैंने क्या किया, तार लगाया, इन्वर्टर तो है ही मेरे यहाँ पर, और मैं अपने घर तक ले गया उसे उठाकर। ठीक, अब मेरे कोचिंग से मेरा घर जो है करीब 50 से 70 मीटर आगे है मेरा घर। होता है ऐसा नहीं है कि 100 मीटर भी नहीं है, 100 मीटर तो है नहीं, बट करीब 50 से 60 मीटर मेरे घर से मेरे कोचिंग है। अब मैं इतना लंबा एक वायर लाऊंगा यहाँ से अपने घर तक के लिए वायर लगा दूंगा, और बिल्कुल एंड मोमेंट पे, बिल्कुल एंड पे वहाँ पे घर पे बाद मैंने बल्ब लगा दिया और यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो क्या होगा? बहुत हल्का सा करंट पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि वायर बहुत लंबी है, बहुत लंबी वायर है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा मेरा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट फ्लो करेगा। ठीक है, कंडक्टर जितना लंबा होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, उसमें करंट उतना कम फ्लो करेगा। कंडक्टर जितना छोटा रेजिस्टेंस उतना कम, करंट फिर तरीके से फ्लो करेगा उसमें। कितना क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, एक होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो, अगर मान लीजिए कंडक्टर ये रहा, अगर ये कंडक्टर है तो ये वाला पोर्शन क्या होता है बच्चों? इट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। अगर मान लीजिए ये रहा, ये क्या है बच्चों? इट्स द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। याद रहेगी बात?
ये कितना क्लियर है? अगर मान लीजिए कि ये कंडक्टर है तो दिस पोर्शन क्या है? इट्स अ क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस पोर्शन इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। कितनों को याद रहेगी बात मेरी? सबको समझ में आ रही बात? फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है अब तो। अच्छा, अब इस बात को समझना, अब यहां से बिजली फ्लो हो रही है। अब ये तो कॉमन सी बात है कि जितना ज्यादा स्पेस होगा बिजली ज्यादा फ्लो होगी, जितना कम स्पेस होगा बिजली कम फ्लो होगी। पक्की बात? मतलब अगर मैं एरिया बढ़ा रहा हूं तो ज्यादा बिजली फ्लो होगी, इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस कम हो गया। और अगर मैं बहुत पतला से बना दूं उसको तो स्पेस बहुत कम हो गया। अगर स्पेस कम है तो कम बिजली फ्लो हो रही है इसमें से, इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस बढ़ गया। मीन्स ये क्या बताता है? ये बताता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर जो होता है बच्चों, या बोल सकते हो रेजिस्टेंस जो होता है ना, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is inversely proportional to the area of cross section. to the area of cross section बोलता हूं। मतलब कह सकते हो बच्चों, इसको बोलता हूं कि R is 1/a हो जाएगा। हो गया बीच? कोई प्रॉब्लम बच्चों? इसको थोड़ा सा ना मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा मैं इसको इधर साइड में कर देता हूं, थोड़ा साइड में कर देता हूं इसको, कि अगर मैं बोलता हूं कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू a, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इफ एरिया इज डबल्ड, रेजिस्टेंस इज हाफ्ड, वो आधा हो जाएगा। एंड बोलेंगे इफ एरिया इज हाफ्ड, आधा कर देंगे तो क्या है? रेजिस्टेंस इज डबल्ड हो जाएगा। कितना क्लियर बच्चों? ठीक है। अब बात है टेम्परेचर की, बात करते हैं। देखो टेम्परेचर से क्या होता है, मान लीजिए कंडक्टर है, मान लो कि हमारे पास कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में प्यारे बच्चों समझना, इस कंडक्टर में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं, रैंडम मूव कर, सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे 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 मूव कर रहे हैं। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? मेरे टेम्परेचर बढ़ाने से इन सारे इलेक्ट्रॉन्स है, सारे के सारे जो पार्टिकल्स है, इनकी क्या होगी? इनके अंदर एनर्जी आ जाएगी। अब एनर्जी आएगी तो बहुत तेजी से मूव करेंगे, है ना? समझो ना बात को, कि किसी चीज़ को गर्म करते हो तो गर्म करने से एनर्जी आएगी बहुत तेज। पहले ऐसे ऐसे जाता था, जैसी एनर्जी बहुत आई वो ऐसे ऐसे मूव करेगा, होगा। मीन्स एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगी, होता है। अब एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ेगी तो कोलिजन ज़्यादा होगा, कोलिजन ज़्यादा होगा, और वहाँ से अगर करंट फ्लो करा हो तो क्या करंट प्रॉपर फ्लो कर पाएगा? नहीं, क्योंकि वहाँ तो कोलिजन हो रहा है ना। नहीं बात समझ में आ रही? अरे रास्ते में दंगा कर दो तुम लोग, है ना, मान के चलो कि भाई यहाँ के 4 लड़के यहाँ पे 4 लड़कों को पकड़ के पीट रहे हैं रास्ते में, क्या रास्ते से लोग निकल पाएंगे? नहीं, वो साइड से निकलेंगे या आराम से निकलेंगे ताकि हमें चोट ना लगे, होता है। तो मीन्स क्या है, आपके कोलिजन करने से या आपके दंगे करने से क्या होता है? रेजिस्टेंस में, मतलब लोगों के रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है। सेम यहाँ पर होता है कि जब पार्टिकल्स आपस में अगर कोलाइड करेंगे तो वहाँ से बिजली पास हो पाएगी प्रॉपर? नहीं, पहले आराम से फ्लो हुई थी, लेकिन आप पार्टिकली कोलिजन की वजह से बिजली प्रॉपर फ्लो कर पा रही है? नहीं कर पा रही है। मीन्स वहाँ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो क्या करेंगे? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। मीन्स क्या है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करूंगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये कितनों को समझ में आई बच्चों? कितनों को ये बात मेरी क्लियर हो रही है रेजिस्टेंस वाली? तो बच्चों, प्यारे बच्चों, ये चीज अपना कवर कर लेना कि रेजिस्टेंस बढ़ाया टेम्परेचर कम हो गया। क्या कर रहा हूं? टेम्परेचर बढ़ाया रेजिस्टेंस बढ़ गया, टेम्परेचर कम कर दूंगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब लास्ट में एक होता है बच्चों नेचर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का नेचर भी बहुत बड़ा मैटर करता है। वो क्या कहता है? कहता है बच्चों कंडक्टर नेचर कि 2 अलग अलग कंडक्टर्स हैं,
बट दो अलग अलग सब्सटेंस के बने हुए हैं, दो डिफरेंट कंडक्टर हैं, दो डिफरेंट सब्सटेंस के बने हुए हैं। मान लो एक मेटल का है और एक एलॉय का है। अब जो बात मेटल की हो एलॉय की नहीं है, पक्की बात है ना। एक मेटल का है एक एलॉय का है, लेकिन दोनों कंडक्टर हैं, पक्की बात। क्या दोनों में रेजिस्टेंस सेम होगा? नहीं, एक में रेजिस्टेंस कम होता है, दूसरे में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, पता है मत। तो दो डिपेंड करता है कंडक्टर किस मेटल का बना हुआ है, डिपेंड करता है कंडक्टर जो है वो किस चीज का बना हुआ है, नेचर पे डिपेंड करता है। दो अलग अलग कंडक्टर अगर अलग अलग नेचर के अगर होंगे तो उनका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, ठीक, कॉमन सी बात है ना, क्योंकि डिफरेंट सब्सटेंस हैज डिफरेंट रेजिस्टेंस। अलग अलग चीज के अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं। अब रेजिस्टेंस अगर अलग अलग होंगे तो गारंटेड बात है वहां से बिजली अलग अलग तरीके से फ्लो करेगी, है ना। तो इसलिए डिफरेंट जो नेचर होता है, डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं तो उनके नेचर ना अलग अलग होते हैं बच्चों। तो इसलिए यहाँ पे इस पे भी रेजिस्टेंस मैटर करता है बच्चों। क्या हुआ, टेंशन कुछ समझ में आ रही बात? अरे सोचो ना, दिमाग लगाओ। अब दो डिफरेंट कंडक्टर्स हैं, एक मान लो एल्यूमिनियम का है, एक आयरन का है, एक कॉपर का है। ये तीन डिफरेंट अलग अलग मैटर के हैं या अलग अलग नेचर के हैं। क्या सब में रेजिस्टेंस सेम होगा? नहीं, क्योंकि तीनों सब्सटेंस डिफरेंट है। तो तीनों में डिफरेंट अगर सब्सटेंस है तो उसमें क्या है, किसी में रेजिस्टेंस ज्यादा तो किसी में रेजिस्टेंस कम। मानता हूं कि इन तीनों से बिजली आराम से पास होती है, लेकिन किसी में क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो किसी में रेजिस्टेंस कम होगी। तो फाइनली क्या होता है बच्चों, आप बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करता है। कोई दिक्कत? तो प्यारे बच्चों, यहां तक आज के लिए काफी है, हमने कवर कर लिया इसको, और यहां तक आजकल बहुत मैंने कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा रेजिस्टिविटी। तब तक के लिए बच्चों बाय, मौज करना।